जानकी जी वह दिन याद करने लगी थी जब आशीष बहुत खुश था, जो कि उसने अपनी माँ का हाथ थामे हुए कह रहा था, माँ आपके बेटे को प्यार हो गया है। और जानकी जी हैरान होकर के आशीष को देखने लगी थी, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा भी किसी से प्यार कर सकता है। 28 साल की उम्र हो चुकी थी, लेकिन अभी तक आशीष शादी के लिए नहीं मान रहा था, जबकि जानकी जी कहकर थक चुकी थी कि जाने कितनी लड़कियां वो आशीष को दिखा चुकी थी, लेकिन वह हर बार शादी से इनकार करता चला जा रहा था। और अब तो जानकी जी ने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि आशीष शादी करेगा, लेकिन आज वह खुद सामने से आकर के कह रहा था कि वह किसी लड़की से प्यार करता है। सच में कहीं कोई सपना तो नहीं मैं देख रही हूँ ना? माँ, आप सपना नहीं देख रही हैं, मुझे सच में प्यार हो गया है और आप उसके घर रिश्ता लेकर जाएं ज़रूर। आशीष, मुझे बताओ कौन है, कहाँ रहती है? कल बताऊंगा माँ, अभी नहीं पता कि कौन है, कहाँ रहती है। क्या मतलब? प्यार करते हो, लड़की पसंद भी कर ली है और तुम्हें उसका घर और पता नहीं पता है? हाँ माँ, नहीं पता है, बस आज ही तो मिली थी और एक ही नज़र में आपके बेटे के दिल पर कब्जा करके बैठ गई है। वह उस लड़की के लिए अपनी आंखों में ढेर सारी मोहब्बतें लिए अपनी माँ को अपनी बेकरारी बता रहा था। ओके मेरी जान, उस लड़की का जल्द से जल्द पता निकालो और मैं अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाऊंगी। फ़िलहाल मैं रमा से कहकर तुम्हारे लिए खाना तैयार करवा दिया है। मुझे आज लेट होगा घर वापस आने में, क्योंकि मिसेस मंदिरा के बेटे के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। वह आशीष के माथे को प्यार करते हुए अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए हाई हील्स लगाते हुए घर से बाहर चली गई थी, जबकि आशीष उस लड़की को अपनी निगाहों में बसाए हुए वहीं सोफे पर लेट चुका था। और अगले ही दिन आशीष ने अपने आदमियों से कहकर उसे लड़की का पता निकलवा लिया था। उस लड़की का नाम मोहिनी था, अपने मामा मामी के साथ में रहती थी, माँ बाप नहीं थे, वह मर चुके थे। और अगले ही दिन उसने अपनी माँ को उस लड़की का अता पता दे दिया था। और जब जानकी जी की बड़ी सी गाड़ी नली गली के नुक्कड़ पर ही रुक गई थी, तो आसपास के लोगों ने चौंक कर बड़ी ही चमकती हुई गाड़ी देखा था। गाड़ी अंदर गली तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि रास्ता बहुत पतला था। जानकी जी का चेहरे की एक्सप्रेशन खराब हुए थे। उन्होंने इस वक्त आशीष को कॉल लगाया था। आशीष, यह सब क्या है? वह लड़की यहाँ रहती है इस गंदगी में? तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का भी ख्याल नहीं किया। एक ऐसी लड़की को पसंद किया जिसका ना कोई क्लास है ना कोई स्टैंडर्ड है। कम से कम अपनी बराबरी तो देख लेते, बल्कि यह गंदगी के ढेर में रहने वाली गरीब सी लड़की है। आशीष कहने लगा, माँ प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ रहती है और कैसे रहती है। मुझे बस उस लड़की से मोहब्बत है और मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। आप उसके घर रिश्ता लेकर जाएं, वरना मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। जबकि जानकी जी ने गुस्से से फ़ोन काट दिया और बोली, ये लड़का पागल हो गया है। और गहरी सांस लेकर के अपने गुस्सा को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी थी। और फिर अपनी साड़ी को संभालती हुई, गंदगी से बचती हुई, बस्ती में अपने मुंह पर रुमाल रखे वह आगे बढ़ती जा रही थी। और सड़ा गला सा लकड़ी का रास्ते थे, ऐसा लगता था किसी भी पल वह अपनी जगह से छोड़ देगा। पुराना सा मकान था, लेकिन शायद काफ़ी पुराने ज़माने का बना हुआ था, क्योंकि उसकी चुन्ना छोड़ रही थी। प्लास्टर तो हर जगह से उखड़ा हुआ था। अगले ही पल उन्होंने एक गहरा सांस लेते हुए दरवाजे पर दस्तक दी थी। एक औरत ने दरवाज़ा खोला था। गंदे से हाल में बहुत ही गुस्से में थी। क्यों आ जाती हो बार बार अपने बच्चे की शिकायतें लेकर के? अगले ही पल उसकी ज़बान खामोश हो गई थी। सामने खड़ी जानकी जी को देख करके जैसे कि वह कुछ बोलना भूल गई हो। आप कौन है? किससे मिलना है आपको? आपकी बेटी से। जी क्यों, आइए बैठिए। वह जल्दी से जानकी जी का हाथ पकड़कर अंदर ले आई थी, जबकि जानकी जी ने एक झटके से ही अपना हाथ पीछे किया था, जैसे कि वह गंदा हो गया हो, क्योंकि वह जल्दी जल्दी उसे रुमाल से झाड़ने लगी थी। वह औरत बोली, बैठिए। उसने टूटी सी चारपाई आंगन में बिछाई थी। नहीं, बैठना नहीं है। जानकी जी ने कहा, एक बार अपनी बेटी को बुला दीजिए। क्यों नहीं? लेकिन काम क्या था? वह औरत थोड़ी सी झिझकते हुए बोली थी, तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर आई हूँ अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का दीवाना हो गया है, मोहब्बत कर बैठा है इस गंदगी के ढेर से। उन्होंने अपनी नाक बहुत चढ़ाते हुए कहा था, जबकि वह औरत तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसने सिवाय सुना था तो बस यह
कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का दीवाना हो गया है। उस औरत को यह समझने में तो बिल्कुल भी देर नहीं लगी थी कि जानकी जी कोई मामूली औरत नहीं थी, बहुत अमीर और ऊंचे खानदान से थी। अगले ही पल वह दौड़ती हुई अंदर चली गई थी और वह एक लड़की का हाथ थामे बाहर आई थी और उसने जानकी जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। मैडम जी, यह रही मेरी बेटी। जबकि जानकी जी ने एक नज़र उठाकर उस लड़की को देखा था। पहले तो उन्हें अपने बेटे की इसी बात पर मातम करने का मन कर रहा था कि उसने यहाँ इस गंदे से इलाके में एक लड़की को पसंद कर लिया है, अपनी बीवी बनाने का सोचा था। लेकिन लड़की को देखकर जैसे उनके अंदर गुस्से की चिंगारियाँ फूटने लगी थी। 5 फुट का कद, सांवली रंगत, आम से नैन नक्श। उनका जी चाहा कि अपना सर पीट ले। मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन इस कदर अंधी होती है उन्हें पता नहीं था। मैडम जी, मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए, जो यह आपकी बहू बनकर जाएगी। बहुत बहुत अच्छी, बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, आपके घर को स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। नमस्ते करो आंटी को। वह औरत कोहनी मार करके उस लड़की को इशारा किया था, जबकि वह लड़की सीधा जानकी जी के पैरों में ही गिर गई थी आशीर्वाद लेने के लिए। जबकि जानकी जी 2 कदम पीछे हटी थी। अभी जानकी जी कुछ कहती कि इससे पहले उन्हें अपने पीछे से एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। मामी जी, सारे कपड़े धुल चुके हैं, दोपहर के खाने की तैयारी अभी से शुरू कर दूं या फिर थोड़ी देर के बाद। जबकि जानकी जी ने एक कदम पीछे मुड़कर देखा तो वह और उस लड़की को देखकर जानकी जी के चेहरे पर थोड़ा सा सुकून उतरा था, तो उस औरत के चेहरे पर नफरत भरे भाव आए थे। वह आंखों ही आंखों में उस लड़की को कुछ इशारा कर रही थी और जब सामने खड़ी लड़की उस औरत का इशारा न समझी तो वह औरत गुस्से से चीख पड़ी थी, जाओ यहाँ से, जो काम करना होगा मैं बाद में बता दूंगी। इतनी जोर से चीखी थी कि सामने खड़ी वह नाजुक सी लड़की एकदम से कांप उठी थी और जल्दी से भागती हुई अंदर चली गई थी। यह लड़की कौन थी? जानकी जी ने उस औरत से पूछा। अरे, यह तो मेरे पति की बहन की बेटी है, बेचारी अनाथ हो गई है, माँ बाप का साया नहीं है, बिल्कुल अपनी बच्चियों की तरह पालती हूँ। मेरी बेटी से छोटी है, पहले से मैं अपनी गुड़िया की शादी करनी है। मेरी गुड़िया इससे कहीं लाख गुना अच्छी है। अरे, यह तो एकदम से बेवकूफ़ सी है, एक काम को 100 बार कहना पड़ता है तब जाकर के कहीं करती है, पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर है। मेरी गुड़िया तो एक नंबर है, एक नंबर। जबकि जानकी जी सब कुछ समझ चुकी थी। उस लड़की को बुलाओ। जानकी जी की बात को घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं थी, वह सीधा मुद्दे की बात पर आई थी। जबकि वह औरत अपने दांत पीसती हुई अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा उस लड़की को बुलाओ। जानकी जी ने दोबारा कहने पर उस औरत ने अपनी बेटी को भेजा था, जाओ गुड़िया मोहिनी को बुला कर लाओ। कुछ देर के बाद ही मोहिनी उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि सामने खड़ी वह लड़की, जिसका नाम मोहिनी था, बेहद खूबसूरत थी। गोरी रंगत, आंखें बड़ी, गुलाबी गाल, दुधिया रंगत, नागिन सा बाल जो कि कमर तक आते थे, नाजुक सा हाथ। इस बार जानकी जी मन ही मन उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हुई थी। लेकिन वह जिस माहौल में पली बड़ी थी, जिस स्टैंडर्ड की थी, जानकी जी का मन खराब हुआ था। अगर यही लड़की उनको अपने बराबरी के सोसाइटी मिलती तो वह कितने मन से, कितने गर्व के साथ उसे अपने बहू बना लेती। लेकिन वह क्या कह कर अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाएगी कि कहाँ की है, किस खानदान की है। लेकिन अपने बेटे आशीष का ख्याल आते ही वह दिल ही दिल में सोच कर रह गई थी। अपने पर्स से उन्होंने सोने की चूड़ियाँ निकाली थी और उस लड़की के हाथों में पहना दिए थे और फिर कुछ नोट निकाल कर उस औरत के हाथों पर रखे थे। यह शगुन है, आज से यह लड़की हमारी होने वाली बहू है। 4 दिन बाद आएंगे और इसे अपने बेटे की दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। जबकि अचानक दिए गए रिश्ते पर वह औरत हैरान थी। वही मोहिनी का मुंह खुला का खुला रह गया था। मेरा बेटा इस शहर का जाना माना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे तो उसके बारे में पता करवा सकती हो। एक पल के लिए अपनी बात कहकर के जानकी जी खामोश हुई थी। कुछ सोच करके अगले ही पल बोलती, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम लोग जैसे हो ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत है। तुम लोगों के लिए यही काफ़ी है कि तुम्हारे घर इतने अमीर घराने से रिश्ता आया है। यह कहकर के वह वहाँ रुकी नहीं थी। जबकि जानकी जी के जाते ही मोहिनी पर तो कहर ही बरस पड़ी थी। उस औरत ने झट से मोहिनी के हाथों से जानकी जी का दिया हुआ ज्वेलरी खींच ली थी और उसके बालों से पकड़कर खींचते हुए अंदर कमरे में लेकर गई थी। क्या ज़रूरत थी अपना यह मनहूस भोली सी चेहरा उस औरत को दिखाने की? अगर तू बाहर ना आती तो मेरी बेटी गुड़िया का रिश्ता हो जाता। जबकि गुड़िया भी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। हाँ मम्मी, सिर्फ इसी की वजह से
मेरा रिश्ता इतने अमीर ख़ानदानों में होते होते रह गया। लेकिन मामी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता था कि बाहर कोई आया हुआ है। ज़्यादा मासूम मत बन। और आगे बढ़कर मोहिनी को धक्का दी थी, जो कि बेड पर जाकर गिरी थी। तेरे चेहरे की यह मासूमियत लोगों को पागल बनाती है, लेकिन तुम तो सारे लड़कों को फंसाती है अपने हुस्न के जाल में और फिर मासूम बनने का नाटक करती है। वह शर्म कहाँ गया तेरा बदचलन? कैसे चक्कर चलाया कि तूने इतनी अमीर लड़का फंसा लिया है। लाली आगे बढ़कर मोहिनी को दोबारा से बालों से पकड़कर उठाया था, जबकि मोहिनी दर्द से तिलमिला उठी थी। इतनी ही देर में मोहिनी के मामा भी कमरे में दाखिल हुए थे और मोहिनी पर यह जुर्म करते देखकर उन्होंने आगे बढ़कर मोहिनी को अपनी पत्नी की पकड़ से छुड़ाया था। क्या कह रही हो? क्यों उसे मासूम को अनाथ पर जुर्म कर रही हो? यह मासूम नहीं है। आपको पता है, एक औरत आई थी इसका रिश्ता लेकर के कह रही थी कि उसका बेटा इसकी खूबसूरती पर फिदा है। अरे मैं तो कहती हूँ कि अभी इसी वक्त इसे घर से निकाल दो। घर में हमारे जवान बेटी है और यह बाहर लड़कों से दोस्तियाँ करती फिरती है। यह क्या बेकार की बातें कर रही हो? आखिर क्या बात हुई है? सोहन बोला और फिर लाली से अपने पति को सारी बातें बता दी। तो उसमें गलत क्या है? रिश्ता ही तो आया है ना। उस लड़के ने तो बहुत ही इज्जत और सम्मान से रिश्ता अपनी माँ के हाथों भेजा है, ना कि खुद मोहिनी को बहला फुसलाकर कुछ गलत हरकत की है तो नहीं किया ना। लेकिन यह सुनकर के लाली झट से बोली, आखिर यही क्यों? मेरी गुड़िया क्यों नहीं? आपको पता है, अगर यह बाहर न आती तो वह औरत मेरी गुड़िया को ही यह कंगन पहना कर जाती। उन्होंने वह सोने के मोटे मोटे कंगन अपने पति के सामने किए थे। पागल मत बनो लाली। जब उसके बेटे ने मोहिनी को पसंद किया था तो वह गुड़िया को कैसे कंगन पहना कर जाती? आगे बढ़कर उन्होंने मोहिनी के सर पर हाथ रखा था। तुम परेशान मत हो बच्चे, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है कि वह कभी भी गलत नहीं कर सकती है। जबकि अपने मामा का प्यार और विश्वास देखकर मोहिनी को जैसे सुकून मिला था। एक मामा का ही प्यार था जो कि अब तक इस घर में रह रही थी, वरना उसके मामी और उसकी बेटी तो उसे कब का उसे घर से निकाल देते। मोहिनी अभी 5 साल की थी तभी उसके पापा तो बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसका बहुत ही खुशहाल परिवार था, माँ पापा एक छोटा भाई। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल पहले उसके पापा तो बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसका बहुत ही खुशहाल परिवार था, माँ पापा एक छोटा सा भाई। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल पहले ही उसकी माँ को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से मोहिनी की माँ चल बसी थी। माँ के जाने के बाद मोहिनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। माँ के बिना पूरी अकेली हो गई थी। अपने छोटे भाई को संभाल लिया था, पर अकेले कैसे रहती? उसके घर के पास में ही एक अधेड़ उम्र का एक आदमी था जो कि उसकी नज़र मोहिनी पर बहुत पहले से ही थी, लेकिन उसकी माँ की वजह से वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब मोहिनी की माँ का निधन हो गया तो एक बार वह आदमी रात के वक्त उसके घर में आ घुसा और मोहिनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा था। पर उसी वक्त गोलू ने एक मोटा सा डंडा उठाया और उसे दे मारा। उसने वही आदमी बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिससे कि वह वहीं पर बेहोश हो गया और आसपास के लोग भी जान गए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यह सब सुनकर के उसके मामा उसे अपने साथ अपने घर रखने का फैसला किया। जो इतनी लंबी जिंदगी थी, यह सोच करके सोहन मोहिनी और गोलू को अपने साथ घर लेकर आया। लाली यह सब अपने साथ अपने घर लाया था। लाली यह सब देखकर जान कर के पूरी तरह से जल भून गई थी कि और कहने लगी कि ये लड़की और उसका भाई यहाँ नहीं रहेंगे, जाकर रहे। सोहन कहने लगा, अकेले कैसे रहेंगे दोनों बच्चे? और वह अपनी पत्नी को बहुत समझाया तो लाली कुछ समझ गई और मोहिनी को अपने घर रहने के लिए तैयार हुई। पर इसके बदले में वह मोहिनी से पूरा घर का काम करवाती थी। तब से यही अपने मामा मामी के रहमो करम पर ही पूरे घर का काम करना, फिर बचा हुआ खाना खाना मिलता था वह खाती और अपने भाई को खिलाती थी। उसके मामा के 2 लड़की थी जो कि दोनों उससे छोटी थी। सोहन अपना एक दुकान खोल रखा था जो फुटवेयर का था। उसी से घर का खर्चा आराम से चल जाता था। अपने दोनों बेटियों को और गोलू को भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजते थे। मोहिनी स्कूल जाती थी, लेकिन लाली ने उसकी स्कूल बंद करवा दी। बोली, अब बड़ी हो गई है, बाहर नहीं जाएगी। यह सुनकर के उसके मामा पहले तो बहुत गुस्सा किए। स्कूल जाएगी, लेकिन फिर जमाना खराब होने की वजह से वह भी बात मान गए। लेकिन लाली तो अपनी बेटियों का सोचकर उसे स्कूल जाने से रोकती थी, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां साधारण सी शक्ल की थी। लेकिन मोहिनी बहुत ही खूबसूरत थी। अगर वह पढ़ लिख जाती तो सब कुछ में आगे हो जाती, उसे ऐसा लग रहा था। यह मोहिनी की किस्मत रह गई थी। लेकिन लाली को यह बर्दाश्त कहाँ होना था कि वह ब्याह कर इतने अमीर घर में जाती।
अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था और वह अपने मन में एक प्लान बना चुकी थी। अगले दिन जब मोहिनी खाना बना रही थी कि कुछ पैसे और अपने ज्वेलरी कहीं और छुपा दी थी। जब दोपहर में जब सोहन खाने आया तो चीख करके बोलने लगी, मेरा पैसा और गहना चोरी हो गया है, ज़रूर इस लड़की ने चुराई होगी। और वह मोहिनी के कमरे में जाकर उसके सामान के साथ में अपना पैसा और ज्वेलरी ढूंढने लगी। यह देख कर के सोहन कहने लगा, तुम हर बात का बतंगड़ बना देती हो, मोहिनी ऐसा नहीं कर सकती है। इतना सुनते ही लाली जोर से बोली, वह क्यों नहीं कर सकती है। और वह पैसे और गहने उसके माँ के जो हैं उसके सामान में से निकाल कर लाई। यह देख कर के सोहन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा किया और वह जान गया था कि उसमें भी लाली की ही कोई चाल होगी मोहिनी पर अपनी गुस्सा निकालने के लिए। यह सब कि वह कुछ बोल नहीं पाया। यह देख कर के सोहन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा किया और वह जान गया था कि इसमें भी लाली की ही कोई चाल होगी मोहिनी पर अपनी गुस्सा निकालने के लिए। यह सब की है। वह कुछ बोला ही नहीं, वह चुपचाप से चला गया। यह देखकर लाली और भी ज़्यादा भड़क उठी थी और सोहन के जाने के बाद मोहिनी को डंडे से बहुत ज़्यादा ही पिटाई की, जिसकी वजह से मोहिनी के चेहरे पर हाथों पर चोटों के निशान पड़ चुके थे। पूरी तरह से उसमें से टीस उठ रही थी। मोहिनी टस से मस नहीं हो पा रही थी, उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। उसके मुंह से आह की आवाज़ आ रही थी क्योंकि लाली ने उसे बहुत ज़्यादा ही मारी हुई थी। उसे बहुत ज़्यादा ही बॉडी पर चोटें दी थी ताकि उसकी शादी नहीं हो। मोहिनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, दर्द उसे सह नहीं हो रहा था। उसकी चीख पुकार सुन करके उसके मामा घर आए तो देखे कि मोहिनी रो रही थी। वह जल्दी से कमरे से निकल करके आए और बोले, क्या हुआ है मोहिनी, क्या हुआ है। उन्होंने दर्द से रोती तड़पती मोहिनी को उठाया था। उसका पूरा बॉडी में चोटों के निशान बने हुए थे। उसके मामा उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें मारने की चोट है, इनके बॉडी में हर जगह जख्म हो गया है, यह जख्म भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। और कुछ दवाइयाँ दी और खैर मामला वहीं रफा दफा हो गया था। और आज जानकी जी मोहिनी को अपने आशीष की दुल्हन बनाने के लिए आने वाली थी, जबकि अब मोहिनी के मामा परेशानी से घूम रहे थे। इतना परेशान होने वाली क्या बात है, उन लोगों को फ़ोन करके बता दो कि लड़की का बॉडी चोटों से भरा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि अब मोहिनी को अपने बेटे की दुल्हन बनाएंगे। वैसे वह लोग चाहे तो दूसरा ऑप्शन है, हम अपने गुड़िया की शादी भी उनके बेटे के साथ कर सकते हैं। खामोश हो जाओ लाली, तुम पहले से ही यही चाहती थी। कहते कहते लाली को सोहन शक और नफरत भरी नज़रों से लाली को देखने लगे थे। लाली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने जानबूझकर मोहिनी को चोट दिया है। इतने गिर जाओगे मुझे पता नहीं था। उससे कि मोहिनी की जगह तुम्हारी बेटी की। आधी बात कह करके वह खामोश हो गए थे। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला उस पर जानबूझकर क्यों चोट दूंगी। बोलो, मोहिनी गलती से गिर गई है, उसका पैर फिसल गया था, मेरी गलती नहीं है ना। जबकि मोहिनी को तो सब कुछ याद था कि कैसे लाली उसे डंडा से मार रही थी और बस वह चीखे जा रही थी। लाली रुक नहीं रही थी, जबकि मोहिनी का भाई गोलू लाली को रोकने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहा था। मामी छोड़ दीजिए, मेरी दीदी को मत मारिए, मेरी दीदी ने आपका क्या बिगाड़ा है। लाली कहने लगी, तुम्हारी दीदी ही तो मेरी बेटियों की दुश्मन बनी है। अगर यहाँ नहीं आती तो आज मेरी बेटी इसके जगह पर होती। वह अमीर औरत मेरी बेटी को अपनी बहू बनाती, इसकी क्या औकात जो मेरी बेटी की जगह ले। और अगर यह नहीं होती तो मेरी बेटी उसकी जगह पर बहू बनकर उस अमीर घराने में जाती। यह सब बातें लाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रहा था कि उसके मन में पूरी तरह से मोहिनी के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ इस समय सुबह के 8 बज रहे थे और आशीष ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। वह बहुत ज़्यादा ही खुश था, हर चीज़ अच्छी चल रही थी और उसकी माँ उसकी होने वाली बीबी यानी कि उसके प्यार से शादी के लिए राजी हो गई थी और वह शगुन भी दे दिया था और शादी के लिए हाँ भी कर ली थी। और जानकी जी तैयार थी सिर्फ और सिर्फ आशीष की वजह से। जब से मोहिनी के घर से जानकी जी आई थी और यह बात आशीष को पता चली थी कि जानकी जी को वह लड़की पसंद है और शादी के लिए जानकी जी हाँ बोल दी हैं, तब से आशीष बहुत ज़्यादा ही वह एक बार मोहिनी के घर जाकर उससे मिलना चाहता था। आशीष इस शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था। बहुत थोड़े से समय में ही उसने अपना बिजनेस जमा लिया था। उसे वह बिजनेस रियासत में नहीं मिली थी, बल्कि अपने बलबूते पर उसने यह सब कुछ हासिल किया था। नया बिजनेस शुरू किया हुआ था और किस्मत ऐसी थी कि जल्दी ही चल पड़ा था। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो गई थी और देखते ही देखते वह शहर का जाना माना बिजनेसमैन बन गया था। उसके गुस्से से हर कोई थर थर कांपता था, हर एम्प्लॉय उससे डरते थे। आशीष का पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि कोई भी उससे डरता। वह इतना अकड़ू खड़ूस नहीं था, पर वह अपने एम्प्लॉय के साथ में वैसा रहता था। क्योंकि वह वैसा नहीं होता तो एम्प्लॉय अपने मन की करते, इसीलिए अपने
पर्सनालिटी को कड़क रखता था ताकि काम करने वाले सभी उससे डर कर रहें। आशीष बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था। उसे देखकर लड़कियां तो देखते ही रह जाती थी। उससे तो बहुत सारी लड़कियां बात करने के लिए तरसती थी, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता था। वह उनकी तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि उसे अभी तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि उसे प्यार करना नहीं आता था या फिर लड़कियों की फीलिंग समझ में नहीं आती थी। उसको उसके जैसी लड़की मिली ही नहीं थी अभी तक, और अब मिली थी, और वह थी मोहिनी। आशीष 28 साल का खूबसूरत नौजवान था। कद काठी बहुत अच्छा था, लंबी चौड़े बदन का था, दिखने में एक फिल्मी हीरो की तरह था। कोई कमी नहीं थी आशीष में। जब भी उसकी माँ किसी लड़की के यहाँ रिश्ता लेकर जाती तो वह लड़की झट से हाँ कर देती आशीष से शादी करने के लिए। लेकिन आशीष अभी भी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी आशीष की शादी के लिए। लेकिन आशीष शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। आशीष के पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, उनका निधन हो गया था। जब वो ऑफिस गया तो ऑफिस में सारे वर्कर्स अपने अपने काम पर लगे हुए थे। दिनेश आशीष का असिस्टेंट था, जो कि आशीष के आते ही कहने लगा, सर आपके लिए एक ज़रूरी बात है। और इतना कह कर के वह शांत हो गया। इतने में ही आशीष गुस्से में बोला, आगे भी बोलो या फिर सुबह सुबह तुम्हें डांट खाने की आदत हो गई है। इतना सुनकर दिनेश कहने लगा, वह जो लड़की है, मैंने उस लड़की को अस्पताल में जाते हुए देखा एक आदमी के साथ। इतना सुनकर के आशीष बोला, कौन सी लड़की, क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो। तो कहने लगा कि वह लड़की जो कि कल मैडम उनके घर गई हुई थी। इतना सुनते ही आशीष गुस्से में बोला, क्या कह रहे हो, मोहिनी? मोहिनी मैडम बोलो। इतना सुनते ही दिनेश पूरी तरह से डर चुका था और कहने लगा, जी सर, मोहिनी मैडम को मैंने हॉस्पिटल में देखा और उनके शरीर पर बहुत ही चोटों के निशान भी बने हुए थे। इतना सुनना था कि आशीष की आंखें बड़ी हो गई थी और वह सोचने लगा, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसे कि मोहिनी को इतने चोटें आ गई हैं और वह हॉस्पिटल जाना पड़ा। माँ तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक है, लड़की भी सही है, फिर अचानक माँ के आते ही ऐसा क्या हो गया? कहीं माँ ने ऐसा तो कुछ नहीं या फिर किया नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं कर सकती हैं। वह मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। वह मेरी खुशी को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकती हैं। वह देख सकती हैं कि मैं कितना खुश हूँ। अभी वह इतना सोच ही रहा था कि इतने में ही दिनेश कहने लगा, सर एक बार उनके घर जाकर हम लोग देख सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात हो गई है जो इस तरह से। अभी वह बोल ही रहा था कि आशीष बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, चलो फ़ौरन गाड़ी निकालो, हम लोग चलते हैं। दिनेश ने जल्दी से ड्राइवर को बोल करके जल्दी से कार निकलवाया और उस कार में आशीष बैठा और मोहिनी के घर के लिए निकल पड़ा। जो कि वह गली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो वह गली को देखकर से सच में बहुत चक्कर रह गया, लेकिन फिर भी वह वहां से जाने के लिए रेडी था, क्योंकि वह मोहिनी का सवाल था, उसकी मोहब्बत का सवाल। वह जिससे मोहब्बत करता था वह इस हाल में थी, वह छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। इसीलिए वह मोहिनी के घर जाने का फैसला किया और वह मोहिनी के घर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही मिनटों में मोहिनी के घर के करीब आया और उसके दरवाजे पर दस्तक दिया। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मोहिनी की मामी यानी कि लाली थी। वह जैसे ही दरवाज़ा खोली और कहने लगी, जी आप कौन? आशीष कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे कुछ बात करनी है। लाली ने दरवाज़ा पूरी तरह से खोल दी और बोली, जी आइए। और आशीष और दिनेश घर के अंदर दाखिल होते हैं और वह अभी समझती कि इतने में ही आशीष बोला, मुझे मोहिनी से कुछ बात करनी है, आप क्या बुला सकती हैं? इतना सुनकर के लाली समझ चुकी थी यह कौन हो सकता है, और जैसे ही समझती वह बस आशीष को ही देखते रह गई थी। आशीष इतना हैंडसम जो था, वह सोचने लगी कि काश कि इससे मेरी बेटी गुड़िया की शादी होती तो कितना अच्छा होता। इतना हीरो की तरह लड़का है, ऐसे कैसे हो सकता है? लाली अभी सोच ही रही थी कि एक बार फिर से आशीष बोला, प्लीज़ क्या आप मुझे मोहिनी से बात करवा सकती हैं? क्या आप मोहिनी की मामी हैं? आप मोहिनी को बुलाइए ना प्लीज़, मुझे उससे मिलना है। फिर भी लाली अभी भी सिर्फ और सिर्फ आशीष को ही टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। इतने में ही दिनेश बोला, सर आपसे कुछ कह रहे हैं, आप सुनती क्यों नहीं हैं? इतने में ही पीछे से सोहन की आवाज़ आई। सोहन बोला, जी आप लोग कौन हैं? इतना सुनकर के आशीष बोला, जी मैं मोहिनी से बात करना चाहता हूँ, क्या आप उससे बात करवा सकते हैं? आप वैसे हैं कौन? तभी सोहन बोला, मैं मोहिनी का मामा हूँ। जी आप कौन हैं? आशीष ने अपना नाम बताया, मैं आशीष हूँ।
इतना सुन करके सोहन जल्दी से कमरे में गया और मोहिनी को उसके कमरे से लेकर बाहर आया। मोहिनी आई तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा ही डरी सहमी थी। उधर लाली बहुत ज़्यादा गुस्से में तिल मिला रही होती है, यह देखकर कि मोहिनी को यह लड़का कैसे पसंद कर सकता है, इसके जगह पर मेरी बेटी क्यों नहीं हो सकती है, मेरी गुड़िया भी तो मोहिनी से कम नहीं है। लेकिन एक बात सोचकर वह निश्चिंत हो जाती है कि चलो, मोहिनी की हालत देखकर वह लड़का फ़ौरन से भाग जाएगा, शादी नहीं करेगा और फिर मैं इसे मना लूँगी और अपनी गुड़िया के लिए। इतना सोचकर वह अंदर ही अंदर खुश होने लगी थी। जैसे ही मोहिनी आशीष के सामने आई, आशीष उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। उसके पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि मोहिनी को जिस हालत में देखा था वह इस वक्त वह लग ही नहीं रही थी। पूरी तरह से उसका चेहरा सूजा हुआ था, गोरा रंग पूरी तरह से रेड हो चुका था रोने की वजह से, और आंखें सूजी हुई थी, शायद बहुत ज़्यादा ही रोई हुई थी। यह सब कुछ देखकर आशीष पूरी तरह से चिल्ला उठा था और बोला, मेरी होने वाली पत्नी के साथ यह हरकत कौन किया है। जैसे ही यह आवाज़ लाली के कानों में गई, वह पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि आवाज़ इतना कड़क था कि वह पूरी तरह से हिल गई थी और एक पल के लिए तो मोहिनी भी सहम उठी थी। इतना देखकर आशीष बोला, मैं यहाँ अपनी होने वाली पत्नी को 1 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकता हूँ। इसका यह हाल कौन किया है? मैं उसे जिंदा जला के राख कर दूंगा। मैं उसे पूरी तरह से ऐसे सजा दूंगा कि वह ज़िंदगी में ऐसी गंदी हरकत करने के बारे में दूर तक सोचेगा भी नहीं। मोहिनी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और 2 दिनों के बाद मेरी शादी है। आप हमारी शादी में शामिल होंगे और यह मेरा आप लोगों को ऑर्डर है, और यह मेरा ऑर्डर आप लोगों को फॉलो करना ही होगा। और वह मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन मोहिनी वहीं पर रुकी रह गई थी। यह देख कर के आशीष बोला, क्या हुआ मोहिनी, मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो क्या? बात क्या है, ऐसे क्यों रुक गई हो? क्यों इस जिल्लत भरी ज़िंदगी में रहना चाहती हो? मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। जो खुशियाँ तुम्हें नहीं मिली है बचपन से, वह मैं सारी खुशियाँ तुम्हें देना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। इतना सुनकर के मोहिनी कहने लगी, पर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? यह सुनकर के आशीष बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, जो तुम्हें चाहिए वह मैं दूंगा, तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। तो मोहिनी कहने लगी, पर वह खुशी किस काम की जब मैं खुश ही ना रहूं? मैं अपने भाई के बिना कैसे जा सकती हूँ? आशीष बोला, भाई? कौन सा भाई, कहाँ है? तभी मोहिनी गोलू को लेकर आती है और कहती है, यह है मेरा भाई, मैं इससे साथ लेकर चलूँगी। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं जा सकती। इतना सुनकर के आशीष हंसने लगा और बोला, बस इतनी छोटी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं ज़रूर तुम्हें और अपने साले साहब को लेकर चलूँगा, क्यों, है ना साले साहब जी? इतना कर कर के गोलू का गाल प्यार से छूता है। गोलू भी स्माइल करने लगा था, और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और फिर हम वहाँ पर मस्ती करेंगे, साथ में रहेंगे दीदी। इतनी बात सुनकर के आशीष मुस्कुराते हुए मोहिनी का हाथ पकड़े उस घर से बाहर लेकर जाता है, और एक तरफ मोहिनी का हाथ और एक तरफ गोलू का हाथ पकड़े हुए वह अपनी कार की तरफ जाने लगा था। यह देख कर के सोहन जी बहुत ज़्यादा खुश थे और वह बोले, हम ज़रूर आएंगे शादी में बेटा। आशीष बोला, जी अंकल जी, आपको ज़रूर आना होगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद लाली तो पूरी तरह से गुस्से से आग बबूला हुए जा रही थी। उसको तो ऐसा गुस्सा हो रहा था कि पूरे गुस्से के मारे तिलमिला उठी थी और पूरे घर में गुस्से से सारी चीज़ों को बर्बाद करने लगी थी। यह सब सोहन देखकर बुरी तरह से गुस्सा हो गया और कुछ ना बोलना ही सही समझा, और वह फिर अपनी दुकान पर चला गया बिना कुछ बोले ही। लाली गुस्सा करके भी क्या कर सकती थी, जो होना था अब तो वो हो चुका है। वह मोहिनी का और भी बुरा करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ तो और भी अच्छा हुआ है। यह सोच करके लाली बोली, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी और बदला ज़रूर लूँगी। मेरी बेटी की जगह तुमने ली है। आशीष मोहिनी को अपने कार में बैठाया और दिनेश गोलू को अपने पास बैठाया। आशीष कार में मोहिनी के पास बैठा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, मोहिनी यह चोट कैसे लगी? प्लीज़ मुझे साफ साफ बताओ। यह सुनकर के मोहिनी बहुत रोने लगी थी, और मोहिनी का रोता हुआ देखकर आशीष को पूरी तरह से घबराहट होने लगी थी और बोला,
प्लीज़ मोहिनी रो मत, प्लीज़ बताओ कि ऐसा कौन किया है तुम्हारे साथ। मोहिनी बोली, मामी ने वह झूठा इल्ज़ाम लगाई कि मैं उनके पैसे और ज्वेलरी चोरी की है, लेकिन मैं चोरी नहीं की थी। मामा घर पर नहीं थे और उन्होंने मुझे बहुत पीटा डंडों से। इतना सुनते ही आशीष की आंखों से खून उतर आया था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह गुस्सा से तिलमिला उठा था। कहने लगा, तुमने उस टाइम क्यों नहीं बताया? मैं उस औरत की वो हाल करता कि वह सपने में भी तुम्हारी तरह आंख उठाकर भी नहीं देखती। इतना सुनते ही मोहिनी आशीष का हाथ जोर से पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज़ आप ऐसा नहीं करेंगे। वह जो भी हैं मेरी मामी हैं, उनको मैंने माफ़ कर दिया है। इतना सुनते ही आशीष बोला, तुम कितनी अच्छी हो, इतना बड़ा दिल है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने उस औरत को माफ़ कर दिया है। मैं कभी उस औरत को माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी इतनी प्यारी सी बीबी पर उसने ये हाल किया, उसे मारा, इतनी तकलीफ़ थी। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आशीष मोहिनी को लेकर अपने घर गया। मोहिनी जब कार से उतरी और आशीष का घर देखी तो वह देखकर हैरान हो गई थी। आज से पहले ऐसा घर देखी ही नहीं थी और उसे घर में अब जाने वाली थी, उसी घर में रहने वाली थी, उस घर की बहू बनने वाली थी। यह तो कभी सपने में भी मोहिनी ने नहीं सोचा था। यह सोचकर कि वह सपने में है, गोलू भी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा था और आशीष बोला, चलो मोहिनी अंदर चलते हैं। अभी आशीष मोहिनी को लेकर के गार्डन में ही एंट्री कर रहा था कि तभी वहाँ पर जानकी जी बैठी हुई थी और कहने लगी, बेटा अभी तुम बहू को घर के अंदर नहीं रख सकते हो, क्योंकि जब तक शादी नहीं हो जाती है बहू घर के अंदर नहीं आ सकती है, अब शगुन होता है। इतना सुनकर आशीष बोला, ठीक है माँ, लेकिन शादी होने के बाद तो आप नहीं रोकेंगी ना? इतना सुनकर जानकी जी बोली, बिल्कुल नहीं। तभी गोलू की तरफ देखते हुए जानकी जी कहने लगी, यह कौन लड़का है? तभी गोलू जानकी जी का पैर छूता है और उन्हें प्रणाम करता है। इतना देखकर जानकी जी बोली, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है। यह कौन है? आशीष कहने लगा, यह मोहिनी का भाई है और यह अब हमारे साथ ही रहेगा। आज से हम इसके माँ और बाप हैं। इतना सुनकर के जानकी जी बोली, बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। मैं तो पहले नाखुश थी इस शादी से, लेकिन अब मैं अपने इरादा बदल चुकी हूँ। मोहिनी बहुत अच्छी लड़की है और इसके माँ बाप ना होने के कारण इसने बहुत दुख सहा है, लेकिन अब यह सुखी ही रहेगी, बिल्कुल भी इसे कोई भी तकलीफ नहीं होगा। और वह मोहिनी को लेकर बाहर गेस्ट रूम में लेकर जाती हैं और कहती हैं, आज अभी से 2 दिन के लिए बेटा तुम यहीं पर रहना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम अंदर जाना। इतना सुनकर मोहिनी हाँ में अपना सिर हिलाई, लेकिन जैसे ही जानकी जी कमरे से बाहर निकलने लगी, उनकी नज़र मोहिनी के हाथ पर पड़ी और वह देखकर पूरी तरह से घबरा गई थी। मोहिनी बेटा यह क्या हुआ है? मोहिनी अपने चोटों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जानकी जी तो देख चुकी थी और कहने लगी, यह सब क्या है? यह तुम्हें किसने मारा है? तभी मोहिनी बहुत ज़ोर से रोने लगती है और जानकी जी को पकड़ लेती है और वह बहुत रोती है। तभी आशीष भी आ जाता है और कहता है, माँ मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी मोहिनी को थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। तब तक मैं डॉक्टर को बुला दिया है, जल्दी से इसके चोटों का इलाज और दाग हटाने की कोशिश करता हूँ। जानकी जी पूरी तरह से हैरान थी कि आखिर मोहिनी को क्या हुआ, किसने मारा है। आशीष बोला, मोहिनी तुम जल्दी से नहा लो और फिर मैं खाना लेकर आता हूँ, फिर आराम करना, मैं तब तक आता हूँ। इतना कह कर के आशीष जानकी जी के साथ चला जाता है। अंदर जा कर के जानकी जी को सारी बातें आशीष बता देता है। यह सुनकर के जानकी जी बहुत ज़्यादा ही अफसोस करती हैं। वह तो पूरी तरह से हैरान थी, यह सब क्या हो गया है? वह औरत इतनी भी गंदी कैसे हो सकती है? कोई इतना कैसे गिर सकता है? किसी लड़की को इस तरह से कोई कैसे मार सकता है? उसके दिल में थोड़ा सा भी दर्द नहीं आया। और फिर जानकी जी खुद ही मोहिनी के लिए दवा और कपड़े लेकर उसके कमरे में गई और सर्वेंट से बोली, कपड़े यहाँ रख दो और जाओ। मोहिनी नहा करके वही कपड़े पहनी हुई थी। जानकी जी ने कहा, मोहिनी बेटा आज से तुम यह सारे कपड़े यहीं बाहर निकाल कर रख दो, मैं किसी सर्वेंट से इसको हटवा दूंगी। आज से यह तुम कपड़े नहीं पहनोगी। और यह लो इतने सारे कपड़े। वह बहुत सारे नए नए कपड़े थे और ज्वेलरी थे, उन्होंने सारे कपड़े मोहिनी को दे दिए थे। इतने में ही डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने मोहिनी का चेकअप किया और फिर आशीष के पास जाकर बोले, उनकी चोटें तो एक दिन में ठीक हो जाएंगी, लेकिन दाग धब्बों तो धीरे धीरे जाएंगे। इतना सुनकर आशीष बोला, लेकिन कल हमारी शादी है। तो डॉक्टर बोले, वैसे मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ जिससे कि दाग हट जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत रह जाएंगे, वह आप मेकअप से छुपा सकते हैं। इतना सुनकर आशीष बोला, ठीक है, और डॉक्टर चले गए। रात में सब लोग सोने के बाद आशीष मोहिनी के कमरे में जाता है। गोलू सो चुका होता है, वह सोफे पर सो रहा था। आशीष मोहिनी का हाथ पकड़ के वह गार्डन के झूले पर लेकर जाता
जाता है और कहता है, तुम खुश हो ना मोहिनी। मोहिनी ने भी हाँ में सर हिलाई। आशीष फिर बोला, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? जो भी तकलीफ हो मुझे तुम खुलकर बोल सकती हो। मोहिनी कहने लगी, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने पैसे वाले हैं, आप इतने बड़े घर के मालिक हैं, आपके पास इतना सब कुछ है, फिर भी आपको मुझे क्यों पसंद किया? मैं कैसे आपको पसंद आ गई? आपको तो बहुत